हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो वीडियो है वो भौतिक के ऊपर है, यानी कि फिजिक्स के ऊपर है। ये फिजिक्स का तीसरा क्लास है जिसमें हम फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बल एवं गति के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये इसका सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें हमने इससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा सीजी पुलिस, आरक्षक, पीएससी, व्यापम, सीजीटेट या एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी के सिलेबस में साइंस का सब्जेक्ट है एक, जिसमें भौतिकी का एक पोर्शन है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। एक्चुअली 25 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, तो इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं उस स्लाइड पे ले आता हूँ। 25 क्वेश्चन तक हमने कर रखा है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर का। क्या था? सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा यदि। कब उसका आवर्तकाल दुगना होगा? जब उसकी लंबाई हम 4 गुना कर दें, तब उसका जो आवर्तकाल है वो दुगना हो जाएगा। इसको मैंने एक्सप्लेन करके भी बताया है कि कैसे इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। वो मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √L/g। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या बोल रहा है? आवर्तकाल दुगना हो जाए। कब आवर्तकाल दुगना होगा? तो हम अगर लंबाई को 4 गुना कर दें, ठीक है, लंबाई को हम 4 गुना कर दें तो इसका जो आवर्तकाल है वो दुगना हो जाएगा। कैसा होगा? जैसे हम इसको लेते हैं T डैश = हो जाएगा 2 पाई √। अब ये जो L लिखा था वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 4L। ठीक है, क्योंकि लंबाई को हम 4 गुना कर रहे हैं, और G का G लिखेंगे। ठीक है, अब इसको अगर आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? T = 2 पाई √ सॉरी, यहाँ पे 2 पाई √ 2 × 2 × L ऐसा लिख सकता हूँ। 4 को मैं अलग अलग कर सकता हूँ 2 × 2 में। ठीक है, और इनके अपॉन में क्या है? G। ठीक है, तो इसमें से जो √2 × 2 है वो बाहर आ जाएगा। कैसे होगा? 2 × 2 पाई √L/g ये होगा। इसमें से 1 2 को हमने बाहर ला लिया। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे इसमें से जो ये 2 पाई √L/g है वो किसका फॉर्मूला है? आवर्तकाल T का। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × T। ठीक है, अब हमें यही पूछा था कि आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। कब दुगुना हुआ? आवर्तकाल T। अब ये दुगुना हो गया। कब दुगुना हुआ? जब हम लंबाई को 4 गुना किए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तब इसका त्वरण क्या होगा? सबसे पहले इसका आंसर बताने के लिए आपको त्वरण का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर बट्टा समय। ठीक है, जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक त्वरण नहीं निकाल सकते हैं। त्वरण का मान 0 हो जाएगा। अगर वस्तु एक समान वेग से गति कर रही होगी तो उसका क्या त्वरण अलग अलग होगा? त्वरण में कोई अंतर आपको दिखाई देगा। जैसे पहले वस्तु 4 किलोमीटर/आवर से स्पीड से चली। ठीक है, 4 किलोमीटर/आवर। उसके बाद वो चली 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। तो इसमें आपको परिवर्तन दिख रहा है। ठीक है, 4 से 6 हुआ, यानी कि बढ़ा है। तो 6 में अगर 6 में से 4 को माइनस करें तो 2 किलोमीटर/आवर का इसमें डिफरेंस है। ठीक है, उसका जो वेग है वो बढ़ा है, मतलब परिवर्तन हुआ है। अब क्या बोल रहा है? एक वस्तु एक समान वेग से, अब वो चल रहा है लेकिन एक समान, जैसे 4 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो उसी स्पीड में चल रहा है, तो उसका कोई वेग परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए इसका जो त्वरण होगा वो 0 होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है पवन वेग निम्न में से संबंधित है। पवन वेग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पृथ्वी का चक्रण, ऑप्शन बी दिया है पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी में दिया गया है दाब प्रबलता, ऑप्शन डी में है तापमान।
तो पवन वेग निम्न में से संबंधित है, तो किससे संबंधित होता है पवन वेग? वो होता है दाब प्रबलता से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान का संबंध है। आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान का संबंध किससे है? E=hv या फिर E=mc²। ऑप्शन सी में दिया गया है E=m²c। ऑप्शन डी में है E=mc²। तो आइंस्टीन ने जो ऊर्जा द्रव्यमान का संबंध बताया है वो कौन सा है? आइंस्टीन का जो फॉर्मूला दिया था वो इनमें से कौन सा है? तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगा या तो बी में या फिर डी में। तो आपको मैं ये बता दूं कि आइंस्टीन द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है वो E=mc² है, ना कि कैपिटल M, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है E= यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ये है mc²। E=mc² में से C है। E=mc² जो फॉर्मूला है उसमें C का मतलब क्या होता है? क्या प्रकाश की तीव्रता होता है? निर्वात में प्रकाश की तीव्रता है, या फिर ध्वनि की तीव्रता है, या फिर हवा में ध्वनि की तीव्रता? तो सी का जो मीनिंग है वो होता है प्रकाश की तीव्रता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? क्या दूरी को, या फिर चाल को, या फिर वेग को, या फिर त्वरण? तो ओडोमीटर से चाल को मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्प्लावी बल निर्भर करता है। उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है? तरल की गहराई पर, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, विस्थापित तरल के भार पर? तो जो उत्प्लावी बल है वो विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक पिंड किसी द्रव पर तैर रहा है। पिंड और द्रव का जो घनत्व है वो बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मान लेते हैं कोई पिंड है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, किसी भी द्रव में है। ये हम समझ लेते हैं कि किसी द्रव में ये तैर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो पिंड है, ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, ये जो पिंड है और ये जो द्रव है, इन दोनों का घनत्व क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों का घनत्व बराबर है। अब इसमें क्या कर रहा है, ये जो पिंड है उसे नीचे की ओर जैसे यहाँ पे ले आके छोड़ दिया, नीचे दबाकर यहाँ पे ले जा कर के छोड़ दिया। अब क्या होगा ये पूछ रहा है, क्या ये वापस, जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है, क्या ये दोलन करने लगेगा? तो ये दोलन नहीं करेगा। ऑप्शन बी में दिया गया है वह डूबकर तली में चला जाएगा, क्या ये और नीचे डूब जाएगा? तो ये भी पॉइंट गलत है। ऑप्शन सी में दिया गया है वह पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा, क्या ये वापस अपने जगह में आ जाएगा वापस? तो ये भी पॉइंट गलत है, क्योंकि दोनों का जो घनत्व है, पिंड और द्रव्य का, दोनों का जो घनत्व है वो बराबर है, इसलिए इसे जहां हम छोड़ेंगे ये वहीं रह जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो? ऑप्शन ए त्वरण नियत है, ऑप्शन बी में है वेग नियत है, ऑप्शन सी त्वरण शून्य है, ऑप्शन डी में दिया गया है वेग एवं त्वरण दोनों परिवर्ती है। जब कोई वस्तु समय के समानुपाती, समय के वर्ग के समानुपाती दूरी तय करता है तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरण नियत है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? क्या चाल नियत रहती है, वेग नियत रहती है? चाल और वेग दोनों नियत रहते हैं, चाल तथा वेग दोनों परिवर्तित रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो एक समान गति है उसमें क्या होता है, जो चाल है वो नियत रहती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वेग समय ग्राफ घेरा गया क्षेत्र। वेग और समय का जो ग्राफ बनाते हैं, ये हम जो ग्राफ बनाते हैं, इससे जो घेरा गया जो क्षेत्र है वो किस भौतिक राशि को दर्शाता है? वेग समय के ग्राफ से कौन सी भौतिक राशि को दर्शाते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है दूरी, ऑप्शन बी में विस्थापन, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। वेग और त्वरण का जो ग्राफ है, सॉरी वेग और समय का जो ग्राफ है वो त्वरण को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
निम्न में से किस राशि का मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? शून्य अथवा ऋणात्मक किसका मान होगा? दूरी, समय, ए और बी दोनों, या फिर समय का? दूरी, विस्थापन और ए और बी दोनों का, या फिर समय का? आपको बताना है कौन सी ऐसी राशि है जिसका मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव में होता है, समय भी हमेशा पॉजिटिव में होता है। विस्थापन जो है वो शून्य भी हो सकता है, उसका जो मान है वो शून्य भी हो सकता है या फिर माइनस में भी हो सकता है। पॉजिटिव तो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे होता है, जैसे एग्जाम्पल से समझे इसे। जैसे ये मान लेते हैं ये किसी का घर है, ठीक है, ये किसी का घर है। अब कोई व्यक्ति, ठीक है, अपने घर से 3 किलोमीटर चलता है और 3 किलोमीटर की दूरी में एक मंदिर है, समझ लेते हैं ये एक मंदिर है। अब इससे वो और आगे 2 किलोमीटर चलता है जहां हम समझ लेते हैं कि कोई स्कूल है, ठीक है, कोई स्कूल है। तो इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, आप बता पाएंगे? प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था की दूरी क्या है? जैसे ये दूरी पूछ रहा हूँ ना कि विस्थापन। दूरी क्या हो जाएगी? 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसका जो दूरी होगा वो 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं विस्थापन भी पूछूं तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? दूरी क्या होता है? कुल जितना दूर वो चल रहा है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, वो होते ही दूरी। लेकिन जो विस्थापन होता है वो होता है अंतिम और प्रारंभिक अवस्था, जो है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की जो दूरी है उसे ही बोलते हैं विस्थापन। तो अभी के लिए विस्थापन क्या होगा? इसका जो अंतिम बिंदु है ये वो है, ये है, और जो प्रारंभिक बिंदु है ये है, ठीक है। यानी कि इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो इसका घर था और जो अंतिम बिंदु था वो था स्कूल। तो यहाँ से घर से टोटल जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। ये हो जाएगा विस्थापन और ये दूरी। अब विस्थापन में चेंज जैसे मैं करूँ, क्या था क्वेश्चन में? एक घर था, ठीक है, घर से मंदिर गया और मंदिर से वो स्कूल आया था। यहाँ तक की दूरी थी 3 किलोमीटर और यहाँ की दूरी थी 2 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर वो वापस जब जैसे वो घर से कहाँ आया? मंदिर आया, ठीक है। अब मंदिर से वो स्कूल आया, अब स्कूल से ये वापस अपने घर की ओर चला गया, ठीक है। अब घर की ओर चला गया, अब उसका जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है, ठीक है, वो अपने घर में ही है, ठीक है। तो इसकी जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति है वो दोनों एक ही जगह है, तो इसका जो मान होगा, जो विस्थापन होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विस्थापन में क्या देखते हैं? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। लेकिन दूरी अगर मैं पूछूं तो दूरी टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है। जैसे 3 किलोमीटर पहले चला था मंदिर के लिए, मंदिर के बाद 2 किलोमीटर और चला स्कूल के लिए, अब स्कूल से फिर जैसे वापस आया तो घर आया, तो 3 और 2 5 हुआ, 5 से फिर ये 5 वापस जब घर आए तो 10, लेकिन दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर और विस्थापन हो जाएगा 0। समझ में आया? अब विस्थापन ऋणात्मक कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे स्कूल था, ठीक है, मंदिर था और एक घर था, ठीक है। घर स्कूल मंदिर, 3 चीज़ मैंने बताया था। यहाँ की दूरी थी 3 किलोमीटर और यहाँ तक की दूरी थी 2 किलोमीटर, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, और ये इसका अंतिम स्थिति है। अब ये वापस जब घर जाता है तो वो वापस घर में ना रुक करके ये आगे और चला जाता है कुछ दूर, करीबन 4 किलोमीटर की दूरी में। समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक टॉकीज है या पिक्चर देखने का इसका मन हुआ होगा, तो वो घर ना जा करके डायरेक्ट कहाँ चला गया? टॉकीज चला गया। तब अगर मैं इसका दूरी और विस्थापन पूछूँ तो आप बता पाएंगे? दूरी क्या है? जितना इसने कवर किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी इसने कवर की है वही है दूरी। तो ठीक है, दूरी कितना हो जाएगा? जब ये मंदिर गया, ठीक है, मंदिर में गया तो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से और आगे 2 किलोमीटर चला स्कूल के लिए तो 5 हुआ, फिर वापस घर तक आया था तो 5 5 10 हो गया, और 10 से आगे 4 किलोमीटर और चला पिक्चर देखने के लिए जो टॉकीज गया था। तो इसकी जो कुल दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। लेकिन मैं अगर विस्थापन पूछूं तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति, इसका डिस्टेंस बस आपको बताना है। ये जितना भी चला है इससे इसका कोई मतलब नहीं है। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति इसका घर था और अंतिम स्थिति क्या था? टॉकीज, जो कि है 4 किलोमीटर। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? -4 किलोमीटर। माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये अपने स्थिति से और पीछे गया है, ठीक है। यहाँ से वो जा करके वापस जो गया है ना,
ये उसकी प्रारंभिक स्थिति से और पीछे चला गया है, ठीक है, इसलिए माइनस लगा। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि विस्थापन का मान नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया, कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेग समय ग्राफ द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो वेग समय ग्राफ का द्वारा त्वरण का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरी तय कर रहा है, पिंड का त्वरण क्या होगा? क्या पूछ रहा है? एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है, पिंड का त्वरण क्या है? पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बढ़ रहा है, ऑप्शन बी घट रहा है, ऑप्शन सी में दिया गया शून्य है, ऑप्शन डी में है नियत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक चींटी फर्श पर सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करेगा? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है एक विमीय, ऑप्शन बी में है द्विविमीय, ऑप्शन सी में है त्रिविमीय, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। जब कोई चींटी फर्श पर सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति होती है एक विमीय गति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई वस्तु सीधी पथ में गतिशील है, यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील है तो वस्तु के वेग का परिमाण तुल्य होगा, किसके तुल्य होगा? वस्तु के चाल के, वस्तु के त्वरण के, वस्तु के विस्थापन के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वस्तु के चाल के तुल्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चाल समय ग्राफ ढाल प्रदर्शित करता है। जो चाल समय ग्राफ है इसका जो ढाल है वो क्या प्रदर्शित करता है? चाल को प्रदर्शित करेगा या त्वरण को या फिर विस्थापन को या फिर वेग को? तो चाल और समय के ग्राफ से जो दर्शाता है वो त्वरण को दर्शाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी चलकर रुक जाती है, वस्तु के प्रारंभिक और तथा अंतिम वेग का अंतर होगा। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में क्या अंतर है? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी में दिया गया है एक, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कोई वस्तु विरामावस्था में है, मतलब उसमें पहले कोई वेग नहीं है, वो विरामावस्था यानी कि रुकी हुई अवस्था में है। अब वो क्या बोल रहा है? कुछ दूर चला और रुक गया, तब प्रारंभिक और अंतिम वेग में अंतर, जब उसका प्रारंभिक वेग है ही नहीं, उसका प्रारंभिक वेग शून्य है, तो उसमें वेग का अंतर कहाँ से निकालेंगे? इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य। आई होप कि समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, ठीक है, जैसे हम चाल समय ग्राफ जो बना रहे हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, समय और चाल समान रूप से चल रहे हैं। देखें क्या बोल रहे हैं, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो गति होगा वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए दिया गया है अवमंदित गति, ऑप्शन बी में दिया गया है त्वरित गति, ऑप्शन सी में दिया गया है असमान गति, ऑप्शन डी में है एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है एक समान गति, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे उतर रही है, एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है, सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा? कोई व्यक्ति है जो लिफ्ट से नीचे उतर रहा है, लिफ्ट में क्या कर रहा है, वो एक सिक्का उछाल रहा है, तो सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श में गिरेगा? तो सिक्का जो है वो प्लस जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण पॉजिटिव में गिरेगा नीचे की ओर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चाल समय ग्राफ ढाल प्रदर्शित करता है तो किसको प्रदर्शित करता है? ये पिंड का त्वरण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए दिया है जोसेफ, ऑप्शन बी में दिया गया है फ्रेडरिक, ऑप्शन सी में दिया गया है सर विलियम रैमसे, ऑप्शन डी में दिया गया है सर आइजैक न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम प्रतिपादित किया है यह सभी को पता होगा, सर आइजैक न्यूटन ने किया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, एक कार दो स्थानों के
बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर की चाल से तथा शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल क्या होगी? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। औसत चाल पूछ रहा है। देखते हैं, एक कार है जो दो स्थान, मान लेते हैं ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान। अब दो स्थानों के बीच की दूरी यानी कि बीच की आधी दूरी को 40 किलोमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रही है और शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रही है। ठीक है, तो और दूरी हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं d है। ठीक है, तो शेष आधी दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। वैसे ही शेष यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, d/2। तो हमें दूरी पता चल गया। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ पहले। औसत चाल का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय, तो हमें दूरी तो पता चल गया d है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो d है और ये हमें चाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन समय दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले हम समय निकालेंगे। तो समय निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चाल का फॉर्मूला पता है तो आप उसमें से समय का फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ठीक है, ये दूरी और ये हो जाएगा बटे में समय। अब जब हम समय को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल, ये समय का फॉर्मूला है। अब इसके ज़रिए हम समय निकालेंगे। जैसे दो दिया गया था हमें, दो स्थानों की बीच की आधी दूरी यानी कि ये d/2 थी। ठीक है, और ये d/2। ठीक है, आधी आधी दूरी d/2 और इसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और इसे 60 किलोमीटर पर आवर की। तो हम सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, t1 मान लेते हैं इसे। t1 इक्वस टू दूरी कितनी है, d/2 अपॉन हो जाएगा d/2 अपॉन ये जो चाल है, चाल जो दिया है वो 40 दिया है। ठीक है, आधे पहले के लिए, इतने के लिए ये हो गया t1। ठीक है, वैसे ही हम t2 के लिए निकालते हैं। t2 के लिए क्या हो जाएगा, t2 इक्वस टू दूरी कितनी है, तो ये है दूरी d/2, चाल कितनी है 60 किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब औसत चाल का जो फॉर्मूला है कुल दूरी बटा कुल समय, इस पे हम इन दोनों को ऐड करके रखते हैं। तो औसत जो चाल है, लिखता हूँ यहाँ पे, औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है d। ठीक है, और जो समय है वो t1 में क्या दिया गया था, d/2 अपॉन 40। ठीक है, वैसे ही प्लस करेंगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा t1 और t2 को, तो d/2 अपॉन 60। ठीक है, ये है t1 और ये है t2। अब इनमें से आप देख पा रहे होंगे d/2 और d/2 कॉमन है, तो मैं d/2 और d/2 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, जब मैं कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये औसत चाल बराबर हो जाएगा ऊपर में d। ठीक है, और ये d/2 मैंने कॉमन लिया, d/2 अंदर में बचेगा 1/40। ठीक है, 1/40 प्लस बचेगा 1/60, इतना बचेगा। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, 40 और 60 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 120। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो 2 दिया गया है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × d। ठीक है, ये ऊपर में अपॉन में ये जो d दिया गया है वो d मैंने यहाँ पे लिखा, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 120 अपॉन, अब यहाँ पे 40 है तो उस किससे गुणा करें कि 120 आए, तो 3 से जब हम गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब यहाँ पे 60 है तो किससे गुणा करें कि ऊपर 120 हो जाए, तो गुणा करना पड़ेगा हमें 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 अपॉन 120, इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं आगे। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, जैसे ये d से ये d कट गया। ठीक है, तो ऊपर में बचा 2। ठीक है, अब अपॉन में बचा है, ये दोनों ऐड हो गया, 3 + 2 5 हुआ, 5 अपॉन ये 120। ठीक है, 120 इतना हुआ। अब क्या करेंगे, इसको जब पक्षांतर करेंगे, इसको ध्यान में रखना, 2 अपॉन में है
5/20 120, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे 2 में ये जो 5/20 है 120 जो है, और जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब ऊपर चला जाएगा, जो 120 था वो इसके साथ चला जाएगा 120। जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे इसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बचा 2, और ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो 24 गुणित 2 जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 24 गुणित 2 तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से औसत जो चाल होगी उसकी वो 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फुल एक्सप्लेन में इस स्पेसिफिक इसी पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है हमारा, एक गेंद को दीवार पर मारने से वह वापस आती है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, वापस आती है, उपरोक्त घटना से संबंधित सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये हो क्या रहा है इसमें। जब हम एक बॉल को किसी दीवार पर मारते हैं, ठीक है, ये दीवार है, अब इसमें से हम ये बॉल को मार रहे हैं तो क्या होता है, बॉल ये दीवार से टकरा के वापस हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इसका जो रीज़न है क्या होता है, इसमें गति का तीसरा नियम काम करता है। तीसरा नियम क्या है गति का, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया, यह है गति का तीसरा नियम, और यही नियम इस पर लागू होता है। और ये जो गति का तीसरा नियम है इसे किसने प्रतिपादित किया है वही आपको पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया गया है सर विलियम रेमसे, ऑप्शन बी में दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी में दिया गया है सर आइजैक न्यूटन, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस जो नियम है गति का जो नियम है उसे दिया है सर आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धीमी चलती रेलगाड़ी या बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, इस पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू होता है, ये पूछ रहा है। यह प्रथम नियम या फिर द्वितीय नियम या फिर तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। तो जब धीमी चलती रेलगाड़ी या फिर बस से व्यक्ति जब छलांग लगाता है तो वो नीचे की ओर गिरता है, इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या होता है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए। ये है गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यही इस पर लागू हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन में बता देता हूँ, कोयला, आणविक भट्ठी, ऑप्शन सी में दिया गया पेट्रोल, ऑप्शन डी में है सूर्य। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था कि जब हम गेंद को दीवार पर मार रहे थे तो वो दीवार से टकरा करके हमारे पास वापस आ रहा था, उस पर प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया, ये वाला नियम जो कि गति का तीसरा नियम है ये लागू हो रहा था। और गति का जो तीसरा नियम है ये किसने प्रतिपादित किया है, तो वो किया है ऑप्शन बी न्यूटन ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपका जो सब्सक्राइब करना और आपका जो वीडियो को लाइक करना मुझे और मोटिवेट करता है और बेहतर बनाने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।